हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आपके सामने आए हैं। लेक्चर नंबर 4 बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी। टिपिकल इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा इसमें रिटन पार्ट ज़्यादा है, थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात है कि इसमें लिखने के साथ साथ आपको समझना भी थोड़ा ज़्यादा होगा, ताकि आप ये टॉपिक जो होता है लेंदी टॉपिक हो जाता है तो उसको हम लोग ठीक ठाक काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्युबिलिटी से। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बेटा हर 100 ग्राम सॉल्वेंट अगर आपने लिया, मान लो सॉल्वेंट का वजन 100 ग्राम है, तो हर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम उसमें डिजॉल्व करा सकते हैं, वो कहलाएगी उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ गया? तो हम लिख पाएंगे सॉल्युबिलिटी को द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन कितना 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी दिए गए तापमान पर हर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम घुला सकते हैं, वो कहलाएगी इसकी सॉल्युबिलिटी। राइट? ठीक है, अब हम लोग इसी में जानेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। हमारा अगला टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक काम करते हैं, ओ कोई बात नहीं है, हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो हम लोग अब कह रहे थे कि हम लोग इसमें दूसरा और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। किसी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में कैसा होगा, हमको इसके बारे में जानना है। किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में कैसा होगा। एक बात समझ लेंगे, इसमें जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा, ये दोनों मिलकर ही सॉल्यूशन बनाएंगे। पर क्या है बात? सर यहां जो सॉल्यूशन बनेगा, जो बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा, वो इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश हो जाएगा। क्यों? अब समझते हैं, ध्यान देना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब बात जानना पड़ेगा। हम आपको पहले ही बोले क्लास शुरू करने से पहले, इसमें समझना थोड़ा ज्यादा है। तो होता क्या है बेटा, जैसे अगर आप मान लो एक ग्लास लिए, उसमें एक ग्लास पानी लिए हैं, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है डिजॉल्व करना, उसमें सॉल्यूट, सॉल्ट, शुगर कुछ भी हो सकता है, उसको आप डिजॉल्व कर रहे हो। जैसे अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर को ही उसमें डिजॉल्व करना शुरू किया, तो जैसे ही हम जितना भी अमाउंट ऑफ शुगर डालें, क्या एक ही बार में सारे शुगर के सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे? आपका उत्तर होगा ना, सब के सब डिजॉल्व नहीं होंगे। कुछ पार्टिकल सर जो डिजॉल्व होंगे और कुछ जो बचे हुए पार्टिकल होंगे वो नीचे जाकर के सरफेस पर, ग्लास के सरफेस पर नीचे जाकर के बैठना शुरू कर देंगे। देखो बेटा, यहां दो अलग अलग प्रोसेस काम करेगा। सॉल्यूट का जो पार्टिकल पानी में कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आने के साथ ही जो डिसॉल्व हो गया, वो प्रोसेस कहलाया डिसॉल्यूशन। और जो पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल, जो शुगर के पार्टिकल जो थे, वो पानी में नीचे जाकर के बैठ भी गए थे, तो वो प्रोसेस कहलाएगा क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा यहां पर दो अलग अलग प्रोसेस एक साथ काम कर रहा है, डिसॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। डिसॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, दो अलग अलग प्रोसेस। तो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तब हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इसीलिए हम यहां रिवर्सिबल एरो का साइन लगाए हैं।
क्लियर हो गया बात? बहुत आराम से समझ में आने वाला चीज था। क्या बोले सर? यहां पर दो अलग अलग प्रोसेस काम कर रहा होगा, एक होगा डिसॉल्यूशन का प्रोसेस और दूसरा होगा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। जो सॉल्यूट पानी में तुरंत नहीं घुल पाएंगे वो क्रिस्टलाइजेशन में चले जाएंगे, और जो तुरंत घुल जाएंगे वो डिसॉल्यूशन प्रोसेस में चले जाएंगे। डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट इज डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का ये मतलब मत समझ लेना कि जो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है। डिसॉल्यूशन का मतलब हो गया डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट। राइट, वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट सर। बहुत अच्छा से ये बात हम सबको समझ में आ रहा है कि यहां इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगा है। ठीक है, अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे फैक्टर्स। किनके फैक्टर्स? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आइए हेडिंग डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। इसमें हम लोगों को अलग अलग तीन फैक्टर्स को देखना होगा। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, दोनों ही देखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा प्रभाव जो आप देखेंगे वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा। लेकिन सॉलिड पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, सॉलिड के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो मेनली हमको सॉलिड इन लिक्विड पर दो फैक्टर्स काम करता हुआ नजर आएगा। एक होगा, पहला तो हमने कहा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा हमने कहा टेम्परेचर। आइए हम इन दोनों फैक्टर्स पर अब अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखते हैं क्या हमको समझाएगा ये। पहला हमने कहा बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे ये फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का, हमें इस पर बात करनी है। देखो यहां पर हमारे पास एक फ्रेज काम करता है, और वो फ्रेज है लाइक डिसॉल्व लाइक। कौन सा फ्रेज बोल रहे हैं सर? लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब इसका मतलब साफ होगा कि अगर आपके पास पोलर सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होगा इन किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर वही होते हैं जहां डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। जहां डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होता है उसको हम पोलर बोलते हैं। सर कैसे पहचानेंगे सर, जरा बता दीजिए ना। बता देंगे, रुक जाओ, अभी बात पूरी नहीं हुई है। नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है ना, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है ना बेटा, वो डिसॉल्व करता है किसमें? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और इसमें याद रखना म्यू का वैल्यू 0 होगा, तब वो नॉन पोलर होगा। अब आपका मन का बात जो है वो हम यहां बोर्ड पर रख रहे हैं। आपके मन में चल रहा था कि सर हम पहचानेंगे कैसे कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। आइए इसका जवाब देखते हैं। जैसे अगर मान लो बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, और दूसरी तरफ हमारे पास कंपाउंड है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हमको इन दोनों को पहचानना है, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। या फिर हो सकता है दोनों के दोनों पोलर होंगे, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों नॉन पोलर होंगे, या फिर एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, कुछ भी हो सकता है। सर कैसे सर, दिखाइए। C के साथ बेटा इधर एक H है, इधर अपने पास 3 Cl का बॉन्ड है। यहीं इसकी तरफ अगर हम बात करें तो इस C पर 4 Cl का बॉन्ड है। बोलो हाँ या ना, है ना?
बिल्कुल है सर, सब हम लोग बहुत अच्छा जानते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो उसी पर बात भी करेंगे। तो बेटा ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सो दीज Cl आर पार्शियली नेगेटिव while this carbon is partial positive, but इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में कार्बन से भी ज्यादा पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन। अब जब ऐसा बात है तो चार्ज कैंसिलेशन जानेंगे हम लोग। तो चार्ज जो कैंसिल होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा। कहां से कहां कैंसिल होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इधर से इधर आए चार्ज कैंसिल, इधर से इधर आए चार्ज कैंसिल, इधर से इधर आए चार्ज कैंसिल। क्या इधर चार्ज कैंसिल हो पाएगा? आंसर होगा नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इधर तो सब कैंसिल हुआ। तो बेटा जब चार्ज पूरा कैंसिल नहीं हुआ तो इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है। और हमको बताया गया है अगर डाइपोल मोमेंट 0 से बड़ा है तो वो मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। कैसा है? पोलर है। अब इस Cl पर बात करते हैं। ये सारे Cl जो हैं वो पार्शियली नेगेटिव हैं, जबकि ये कार्बन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है। तो इसके रिस्पेक्ट में, राइट, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन की बात हो रही थी। अब बाकी बचा चार्ज कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट। तो चार्ज कैंसिलेशन सर बताए किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इधर से इधर चार्ज कैंसिल, इधर से इधर चार्ज कैंसिल, इधर से इधर चार्ज कैंसिल, इधर से इधर चार्ज कैंसिल। म्यू का वैल्यू सीधा सीधा क्या आ गया? 0। और ये 0 आया तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है बच्चा? नॉन पोलर है। और इसमें डाइपोल मोमेंट अगर 0 से बड़ा है तो मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर नेचर का है। होपफुली कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझ में आया लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है। अब सोचो अगर कोई सॉल्यूट मेरा पोलर है, कैसा सॉल्यूट है बोल रहे हैं? पोलर सॉल्यूट है, लाइक NaCl। और वाटर कैसा सॉल्वेंट हुआ? पोलर सॉल्वेंट हुआ। कैसे सर? आइए देखते हैं। हम लोग कह रहे हैं बेटा NaCl है वो बड़ी आसानी से किसमें घुलेगा? पानी में। मतलब दोनों के दोनों कैसा नेचर का होगा? पोलर नेचर का होगा। आप चाहे तो इसको ड्राइंग के जरिए दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया हाँ हम लोग ये NaCl जो है वो पोलर नेचर का है। इसके सारे लोन पेयर्स जो है ना बेटा वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। सारे लोन पेयर्स, ऑल लोन पेयर्स। तो सबके सब कैंसिल नहीं होंगे इसमें। यहां देखो इधर कैंसिल हो सकता है पर इधर नहीं हो पाएगा, इधर नहीं, इधर नहीं, कहीं नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब साफ है म्यू का वैल्यू 0 से बहुत 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 बड़ा आ रहा है। मतलब मॉलिक्यूल कैसा नेचर का है? पोलर नेचर का है। तो ये जो है वो आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो NaCl जो है वाटर में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। सॉलिड इन लिक्विड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको दिए। इसी तरह से कोई दूसरा हो सकता है, जैसे I2 सॉलिड है और वो CCl4 में डिसॉल्व हो सकता है। CCl4 मेरा लिक्विड सॉल्वेंट हुआ और I2 मेरा सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट हुआ। तो ये नॉन पोलर नेचर के हैं। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? नॉन पोलर नेचर्स के होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात जब भी हम करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात जब भी हम करेंगे तो हमको ध्यान रखना है पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं पहला फैक्टर आपको बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर जो होगा बेटा हम लोगों का वो है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। पहला फैक्टर हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था और दूसरा फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। बच्चे ये जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम लोगों को दो अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरा सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, यानी कि यूं कह लो कि हीट जो है बाहर निकल रहा है, तब बेटा डेल्टा H जो है चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी। क्या होगी? लेस देन 0 होगी। तब हम कहेंगे क्या कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, किसके इंक्रीज होने से?
टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहां सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट तो बाहर निकल जाएगा। हीट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब हीट बाहर निकलेगा मतलब पूरा सॉल्यूशन तेरा ठंडा होने लगा है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगी है। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, रटना कुछ नहीं है। यही दूसरी बात अगर हम करें कि इफ द सॉल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में चला जाए, एंडोथर्मिक प्रोसेस में जाने का मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब ऐसे केस में हम टेम्परेचर भले बढ़ा लें पर सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। हीट को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करना होगा, जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब होगा सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट में जल्दी जल्दी घुलना शुरू करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उम्मीद करते हैं ये फैक्टर आपको बहुत आराम से समझ में आया। इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। पहला था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में, इसके भी कुछ फैक्टर्स होंगे बच्चों। आइए जानते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। पहला नंबर, अगेन सेम बात, कौन, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेटा सोचो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, अब गैस के लिए हम कैसे, फिर से वही कहानी है, वही पुरानी बात, वही पुराना लाइन, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, पुराना डायलॉग है अपना, लाइक डिजॉल्व लाइक। चाहे वह कोई सॉल्यूट सॉलिड हो, चाहे वह लिक्विड हो, चाहे वह गैस हो, कुछ भी हो, हमको ये फ्रेज नहीं छोड़ना है। कौन सा फ्रेज, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या बोला गया उसमें कि भैया पोलर सॉल्यूट किसी पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट पर आपको बढ़ना है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे O2 N2, हमने कहा था आपको पहले ही कि जितने भी डायटोमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो भी होंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे या डायटोमिक गैसेस होंगे, सॉलिड्स होंगे, जो भी होंगे वो सभी नॉन पोलर नेचर के होंगे। जैसे I2 वहां सॉलिड था, पर यहाँ O2 N2 ये सब तो गैसेस हैं, तो ये CCl4 में या CS2 में, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे गैसेस में घुल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ HCl, अमोनिया, है ना, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे गैसेस जो हैं जो कि पोलर नेचर के होते हैं, वो बड़ी आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगेन हम लोग मतलब सिर्फ एग्जाम्पल से ही बातचीत करके खत्म करेंगे इसको, कि पहला एग्जाम्पल जैसे लिया O2 या N2 जो है वो बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो सकता है कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 जैसा गैस में। वहीं दूसरी तरफ HCl या अमोनिया जैसा गैस जो होगा वो डिसॉल्व हो सकता है किस में, तो वो डिसॉल्व हो सकता है हमारा वाटर में। मतलब पहला वाला नॉन पोलर के लिए एग्जाम्पल है और दूसरा वाला पोलर के लिए एग्जाम्पल बनेगा। पूरा क्लियर हो रहा है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब इसमें जो दूसरा फैक्टर आता है वो फैक्टर है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर गैस का जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो उसके लिए प्रेशर का प्रभाव हमको बहुत बहुत ज्यादा काम करना है। टेम्परेचर के लिए हमको कोई खास बात करनी नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो पढ़ना है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। अब प्रेशर का प्रभाव इस पर कैसे पड़ता है, इसी को समझाने के लिए हमारे पास एक हीरो आया, उसका नाम था विलियम हेनरी। क्या नाम था उसका? विलियम हेनरी। और उसी ने हमको ये लॉ दिया। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ है? हेनरीज लॉ। इसने कहा किसी भी गैस का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के प्रेशर पर, या फिर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी उसी गैस के पार्शियल प्रेशर पर। हम क्या टर्म बोल रहे हैं? पार्शियल प्रेशर। अब ये जो वर्ड आया है पार्शियल प्रेशर, इसको समझना बहुत जरूरी है। पार्शियल प्रेशर क्यों? तो जिस समय विलियम हेनरी ये लॉ लिख रहा था तो उस समय जॉन डाल्टन ने भी लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दे रखा था। जॉन डाल्टन बड़ी समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा था कि भैया हर गैस का अपना अपना मास और हर गैस का अपना अपना प्रेशर होता है। ठीक, तो बोला कि अच्छा अगर हर गैस का अपना अपना प्रेशर होता है तो उसको कैसे लिखेंगे? तो बोला कुछ नहीं, सिंपल बात, जैसे मान लो इस कंटेनर में तुम्हारे पास 3 अलग अलग गैसेस हैं, तो पहले गैस का प्रेशर अगर तुम P1 कह दो, दूसरे का P2 कह दो, तीसरे का P3 कह दो, तो ये P1, P2, P3 ही हमारे पार्शियल प्रेशर होंगे। जो P टोटल अगर लिखना हो तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और n नंबर है तो प्लस अप टू Pn तक जा सकते हैं। दैट विल बी द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझते हुए हेनरी ने अपने लॉ में लिखा था पार्शियल प्रेशर का टर्म। कहानी तो बड़ी मजेदार है सर। तो हेनरी लॉ भी उतना ही मजेदार है बच्चों, बहुत आराम से समझ में आने वाला बात। हेनरी लॉ तो इसमें लिखेंगे आप लोग, हम लिखवा रहे हैं, लिखेगा हेनरी लॉ। लिखो बेटा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, the solubility of a gas at a given temperature, the solubility of a gas at a given temperature is directly proportional to the pressure at which pressure at which it is dissolved। है ना, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उसके प्रेशर पर निर्भर करती है। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उसके प्रेशर पर निर्भर करती है, यही यह लॉ कहता है। मतलब हम लिख पाएंगे प्रेशर P, पार्शियल प्रेशर P, सही है, is directly proportional to chi. So P is equal to KH into chi. ठीक है बेटा, where जो KH है ना, इसको कहेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बेटा आपके एग्जाम में KH का यूनिट भी पूछेगा और वो होगा किलो बार। क्या होगा यूनिट? किलो बार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपना रखना है, समझना है, पूरा बात क्लियर रखना है। ठीक है, अब हम लोगों को आगे इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ वगैरह भी पूछा जाता है। जैसे KH की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होंगी एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। KH का वैल्यू टेम्परेचर के साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ
हेनरीज लॉ। बढ़ते हैं आगे इसके एप्लीकेशंस पर। आज हम लोग एप्लीकेशन को पहले सुन लेंगे, जान लेंगे, फिर अगली क्लास में इसको लिखने का काम करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस दोनों समझा रहे हैं। हम लोग सभी लोग कोल्ड ड्रिंक, तो गर्मी के दिन में है अभी, तो सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सब लोग अप्रॉक्स सभी लोग, कुछ कुछ लोग नहीं पीते हैं, तो कोई बात नहीं है, नहीं पीते हैं तो अच्छी बात है, पीते हैं तब भी अच्छी बात है। खैर हम आपको लेक्चर नहीं देंगे उस पर, हम समझाना चाह रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है उसमें मौजूद होता है कौन सा गैस जानते हो? बिल्कुल ठीक, CO2। कौन सा गैस होता है बच्चों? CO2। ये जो CO2 गैस होता है ना, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ उस लिक्विड सॉल्वेंट में, बहुत हाई प्रेशर के साथ उसमें डिसॉल्व किया जाता है। अब उस हाई प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमको लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उस ड्रिंक को हमको फ्रिज में ले जाकर रखना पड़ता है, और इसीलिए नाम पड़ा है उसका कोल्ड ड्रिंक। अरे सर ये तो आज जाने हम लोग, तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। अब हम लोग को आगे का बात समझना है बेटा। इसी वजह से अगर सोचो, अगर हम लोग अभी मान लो यही कोल्ड ड्रिंक जो है फ्रिज से निकाल करके धूप में रख दें या कहीं बाहर ऐसे ही नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे रख दें, दूसरे दिन उसको ओपन करेंगे तो क्या CO2 गैस जो है अपना जो एफरवेसेंस खोल के हमको दिखा रहा था बाहर, आवाज कर रहा था ऐसा वाला, वही एफरवेसेंस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या वो हमको दिखाई देगा धूप में आने पर, लाने पर? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। वो उसका कंडीशन है कि भैया उसको लो टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर है तो लो टेम्परेचर चाहिए, ऐसा कंडीशन हम लोग को दे रखा है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो CO2 जो बहुत हाई प्रेशर के साथ डिसॉल्व होता है, ये किसका देन है? ये हेनरी लॉ का देन है। तो सबसे पहला तो जो फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ये पहला इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें हम लोग और भी बात करेंगे लिखने के टाइम में। और दूसरी बात पर अब आते हैं, पहला एप्लीकेशन तो जान गए कोल्ड ड्रिंक्स वाला, अब दूसरा एप्लीकेशन का बात करते हैं। दूसरा और कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर हेनरी लॉ और कहाँ यूज में आता है, ये जानना है हमको। तो इसका दूसरा इस्तेमाल हम लोग, जैसे हम लोगों ने सुना है डीप सी डाइवर्स का नाम, समुद्री गोताखोर जिसको कहते हैं, जब समुद्र में उतरता है तो अपने साथ एक सिलेंडर पीठ में बांध करके उतरता है नीचे। क्या आप जानते हैं कि वो सिलेंडर में क्या भरा होता है? हाँ, ऑक्सीजन, पर उसके अलावा हीलियम और नाइट्रोजन जैसे गैस भी उसमें फिल किए जाते हैं। ये नाइट्रोजन गैस जो होता है, ब्लड डिकम्प्रेशन होने की वजह से जो हमको पेनफुल इफेक्ट्स आता है उससे बचाता है। ये नाइट्रोजन, असल में नाइट्रोजन बॉडी में ब्लड के साथ डिसॉल्व होने का कोशिश करने लगता है, जिससे हमको दर्द वर्द होने लगता है, तो वो मतलब उससे हमको बचाव रखेगा। तो ये हमारा मेन वर्क हुआ इसका। तो ये सारी बातें जो प्रेशर के बारे में हो रही है, वो सब आप इसके लिए कर रहे हैं। कौन सा लॉ के लिए? हेनरीज लॉ के लिए। इसके अलावा हम लोग कभी सुने होंगे या जानते होंगे आप कि अभी हम लोग को मान लो कोई 20 तल्ला बिल्डिंग पर उठा करके रख दे, फेंकेगा नहीं, बस उठा के रख दिया, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगेंगे कि आप बोलते हैं कि नहीं सर हमको डर नहीं लगेगा? आप बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि अभी आप जिस जगह पर हैं वो सेफ जोन है। आप जहां बैठे हो, कोई भी फ्लोर में बैठे हो, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहीं भी बैठे होंगे, वो एक सेफ जगह पर, सेफ जोन पर बैठे होंगे। यही आपको हम खुला छत पर एकदम बिठा दें, लेकिन कौन सा खुला छत जिसका फ्लोर का ऊंचाई लगभग मतलब मान लो 10वें फ्लोर पे या 20वें फ्लोर पर तुमको ले जाकर के छोड़ दिया गया, अब बोलेंगे किनारे जरा झांक करके झांको, तो तुम झांकोगे तो तुमको डर लगेगा 100%। ये ह्यूमन नेचर है भैया, इस नेचर को हम एनोक्सिया कहते हैं। ये सारा फेनोमेना, ये सारा एप्लीकेशंस हेनरीज लॉ पर आता है। इसके कुछ खास लिमिटेशंस भी हैं, जैसे प्रेशर को बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर को बहुत कम नहीं होना चाहिए, किसी भी सॉल्यूट गैस को उसमें जो सॉल्वेंट में है वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। होप सो कि आपको आज का क्लास, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो हम लोग इस टॉपिक को आज हेनरीज लॉ का यानी कि सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट को आज यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में जब मिलेंगे हम आपसे तो हेनरी लॉ पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बहुत सारा मतलब 1 2 3 करेंगे ही करेंगे, और उसी के साथ हम लोग को तुरंत जंप करना होगा वेपर प्रेशर के टर्म पर। अभी जाना नहीं, वीडियो छोड़ के जाना नहीं, वेट, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, अभी सुनते जाइए बात।
वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट में आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में बताया जाएगा। वेपर प्रेशर होता क्या है? क्या आपने कभी घर में चावल बनाया है? क्या आपने कभी दूध गर्म किया है? क्या आपने कभी पानी खौलाया है ढक्कन ढक करके? तो अक्सर आप कभी खाना वाना बनाते होगे तो मम्मी कहती होगी बेटा उसको ढक्कन को ढक दो, जल्दी खाना पकेगा। ये सब कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर का है, वेपर प्रेशर के लिए है, वेपर प्रेशर की वजह से है। मजा आने वाला है अगला लेक्चर। वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, वहीं से पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और तुरंत जंप मारेंगे हम लोग नेक्स्ट डे फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पर। वीडियो में बने रहिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में लेक्चर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।